मार्वल यूनिवर्स में नेक्स्ट लेवल केओस के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जो विलन आने वाला है वो केओस का नया मीनिंग लिखने वाला है। हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवीज एक्सप्लेन। आज हम बात करेंगे अमेजिंग स्पाइडरमैन और वेनम के क्रॉसओवर डेथ स्पाइरल इशू 1 की, जहां एक मिस्टीरियस विलन सबकी लाइफ को केओस में डाल देता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत फ्लोरिडा के एक गांव में होती है। प्रेजेंट टाइम से 2 महीने पहले की बात है। शांत वातावरण में जेरोल्ड अपनी जनरल रूटीन के हिसाब से आंगन में लॉन मोवर चला रहा होता है। वो अपने कैन से ड्रिंक का एक सिप लेता है। तभी उसे बहुत अनईजी फील होने लगता है। कैन उसके हाथ से छूट जाता है और वो गिर जाता है। पुलिस इसे व्हीकुलर मैलफंक्शन सोच के केस क्लोज कर देती है। सबको लग रहा था कि उसकी मौत उसके व्हीकल के नीचे आने से हुई है, लेकिन उसका खून हुआ था और खूनी ने अपना निशान छोड़ा था। उसके लॉन में घास स्पाइरल शेप में कटे हुए थे। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, पीटर पार्कर पर। वो अपने सोफे पर उदास बैठा है, क्योंकि हाल ही के मिशंस के चलते उसने अपने रिलेशनशिप पर बहुत कॉम्प्रोमाइज किया है। जिन्हें पता नहीं है उनके लिए एक क्विक रिकैप। हाल ही में स्पाइडरमैन स्पेस में गया था, जहां पर उसके पीटर वाले आइडेंटिटी को बेन रेली संभाल रहा था और स्पाइडरमैन वाले को ऑसबॉर्न संभाल रहा था, जिसके चलते उसके सारे करीबी लोग को लग रहा था कि स्पाइडरमैन उन्हें घोष कर रहा है। हमारी जिंदगी इंसानी रिश्तों के नाजुक धागों से बनती है। हमारे रिश्ते कहीं ना कहीं हमारे अस्तित्व का फाउंडेशन है, और पीटर को ऐसा लगता है कि उसने इस धागे को टूटने दिया। तभी उसके सामने के टेबल पर हम देख सकते हैं उसके करीबी लोगों ने भेजे हुए कई सारे लेटर्स पड़े हैं। स्पाइडरमैन ह्यूमन टॉर्च से फोन पर बात कर रहा है, क्योंकि उसके हाल ही में स्पेस में बने हुए दोस्त अब बैक्स्टर बिल्डिंग में रह रहे हैं। वो बैक्स्टर बिल्डिंग से बहुत खुश है और पीटर को उसकी जिंदगी संवारने के लिए उत्साह देते हुए उसका मूड अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फोन काटने के बाद पीटर अपने सामने पड़े लेटर्स को देख रहा है। उसके दिल पर बहुत ज्यादा बोझ है, जिसे हल्का करने के लिए वो शहर में स्विंग करने चला जाता है, या शायद वो इस सब से भाग रहा है। पीटर अपना फोन चेक करता है, एक एक वॉइसमेल सुनकर डिलीट कर रहा है। आंट मे के चिंता भरे मैसेजेस, जिन पर पीटर के रिप्लाईज ना आने की वजह से वो ऑनलाइन ओपिनियंस तक ले रही है, और ना चाहते हुए भी बार बार पीटर को कॉल कर रही है। एडी ब्रॉक बहुत डेस्परेटली स्पाइडरमैन को कॉल बैक करने बोल रहा था, और एमजे भी उसे कैचअप करने के लिए मैसेज कर रही थी। तभी एक वॉइस नोट उसका ध्यान खींच लेता है। डॉक्टर ओस्मानी मिल्टन एक्सीडेंट के बाद पीटर की हालचाल जानना चाहते थे, जिसे सुनकर पीटर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे एक्सीडेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं। ये सुनते ही वो अपने वर्क प्लेस पर चला जाता है। पीटर की गैर मौजूदगी में उसके लाइफ का ये हिस्सा बेन रेली संभाल रहा था, लेकिन उसने एक्सीडेंट के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। ब्रायन नेहरिंग, पीटर के बचपन का दोस्त, वही वजह था कि आज वो साइंटिफिक लैब में काम कर रहा था। एक डेंजरस एक्सीडेंट के बाद ब्रायन क्रिटिकल कंडीशन में चला गया है। उस एक्सीडेंट के बाद पूरी कंपनी इन्वेस्टिगेशन के अंडर आ जाती है। इन्वेस्टिगेशन कमेटी में है एस्ट्रिड, जो बहुत ही तेज और स्मार्ट लड़की है, जिसकी पहले से ही पीटर से ज्यादा बनती नहीं। एस्ट्रिड को लगता है कि पीटर कुछ छुपा रहा है। वो पीटर की कैपेबिलिटीज को बहुत रिस्पेक्ट करती है, लेकिन जब से वो इस कंपनी में आया है तब से वो काफी वियर्ड लग रहा है, और उसके काम में बहुत इनकंसिस्टेंसीज है, जिसकी वजह से पीटर भी सस्पिशन के सर्कल में आ जाता है। पीटर अपने दोस्त को ये हालत में देखकर बहुत नाराज है, और वो किसी को समझा भी नहीं सकता कि इतने दिनों से बेन उसका काम कर रहा था। पीटर की इसमें कोई गलती नहीं है। एस्ट्रिड पीटर को कन्फ्रंट करते हुए उससे तीखे सवाल पूछती है और वॉर्न करती है। तभी हमें ब्रायन की आंखों में कुछ म्यूटेशन होता दिखाई दे रहा है। पीटर को इन्वेस्टिगेशन चलने तक काम से छुट्टी दी गई है, लेकिन उसे वर्क प्लेस में जाकर एस्ट्रिड से मिलते रहना पड़ेगा।
ऑफिस में ये सब झेलने के बाद पीटर वापस दुनिया से कट ऑफ होने लगता है, कॉल्स इग्नोर करता है, लोगों से भागता है और न्यूयॉर्क में बस एमलेसली स्विंग कर रहा है। एडी के अभी भी बहुत सारे वॉइस नोट्स पेंडिंग है, जिनमें वो लगातार पीटर को उसे कॉल करने की रिक्वेस्ट कर रहा है। उसके आवाज में अर्जेंसी है, लेकिन पीटर एक के बाद एक वॉइस नोट सुनकर डिलीट करते जा रहा है। जब वो बेन को अपने लापरवाह होने के लिए कन्फ्रंट करता है, तब वो बस हंसता है, क्योंकि वो बस विम्सिकली पीटर बनने की कोशिश कर रहा था। माइल्स के वॉइस नोट से पता चलता है कि वो पीटर के लिए काफी चिंतित है और उसका हालचाल जानना चाहता है। एडी बार बार रिक्वेस्ट करके थक चुका है, इसलिए वो वॉइस नोट में अपना मैसेज छोड़ देता है, जो सुनकर पीटर के होश उड़ जाते हैं। उसकी जिंदगी पहले से ही खराब चल रही थी और ये बात उसे अंदर तक चिंतित कर देती है। कार्नेज को उसके रियल आइडेंटिटी का पता चल चुका है। एक तरफ पीटर अपनी इतने सारे प्रॉब्लम से जूझ रहा है और उसी दौरान शहर में अनएक्सप्लेन्ड वेज में 5 लोग मृत पाए गए हैं, जो कि सुनने में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, लेकिन उसके पीछे उसी सीरियल किलर का हाथ है जिसने 2 महीने पहले जेरोल्ड को मारा था, इमोजन किलारनी, जिसके अपने रिलेटिव से मिलकर वापस आते हुए एक एक्सीडेंट हो गया। दूसरा था मिस्टर डेसिविडेंस। इनके केस में हैरानी की बात यह थी कि वो नॉन ड्रग और अल्कोहल फ्री जीते हुए 30 साल से रिकवरी कर चुके थे, लेकिन टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट्स में उनके ब्लड स्ट्रीम में केटामाइन पाया गया। नेक्स्ट शेरॉन ओब्रोच, अगला ओब्रॉक, फिर डेनवर ओब्रोच, जिसे आखिरी बार नाइट्स ऑफ कोलंबस में देखा गया, लेकिन उनकी लाश एक नदी के किनारे पर मिली। और फाइनली जॉर्जी रेली, जिन्होंने अपने 70th एज में 3D प्रिंटिंग में अपना पैशन ढूंढा था, लेकिन उसी काम के दौरान एक हादसे की वजह से उनकी जान चली गई। और सीन बुशविक ब्रुकलिन में शिफ्ट होता है। हम एडी ब्रॉक और कार्नेज के डेंजरस रिलेशनशिप को विटनेस करते हैं। एडी एक अंधेरे फेस में जी रहा है, जहां उसके अंदर एक कांस्टेंट भूख है, सिर्फ नॉर्मल हंगर नहीं, बल्कि एक वायलेंट क्रेविंग, जो कार्नेज सिम्बियोट की वजह से उसके अंदर पल रही है। जब तक एडी कार्नेज को फीड नहीं करता, एडी फिजिकली और मेंटली टूटने लगता है, और जब करता है तब उसे एक डिस्टर्बिंग रिलीफ फील होता है। एडी कार्नेज को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा है। वो कार्नेज के हंगर को कंट्रोल में रखने के लिए टाइम टू टाइम कॉकरोचेस और छोटे इंसेक्ट्स को, जिससे उसकी भूख कंट्रोल में रहे, लेकिन कार्नेज के लिए ये छोटी जान काफी नहीं है। कार्नेज ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि वो एडी के फुल कंट्रोल में है, लेकिन उसकी हिस्ट्री जानते हुए उसके इन बातों पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। कार्नेज एडी को उकसाने की कोशिश करता है, अपनी हैरानी जताते हुए कि न्यूयॉर्क का हर कोना क्रिमिनल्स और किलर्स से भरा हुआ है। फिर भी एडी पीजन्स, चूहे और कॉकरोचेस को मार रहा है। वो सटनली एडी को टेम्प्ट कर रहा है, जिससे वो कार्नेज की भूख मिटा सके। कार्नेज जानता है कि एडी पर स्पाइडरमैन का बहुत अच्छा इम्पैक्ट है और उसी वजह से वो किसी को मार नहीं रहा। और वो एक्सप्रेस करता है कि वो बहुत खुश है कि स्पाइडरमैन जान चुका है कि कार्नेज को अब उसके रियल आइडेंटिटी का पता चल चुका है। पीटर पार्कर के डर और टेंशन को सोचकर ही कार्नेज बहुत खुश हो रहा है। फिर वो वापस एडी को बताने लगता है कि बिना एडी के परमिशन के वो कुछ भी नहीं कर सकता और एडी ही बॉस है। तभी एडी खड़ा होता है और कार्नेज में ट्रांसफॉर्म होकर आसमान में तेजी से स्विंग करते हुए मैनहट्टन पहुंचता है, एक ऐसा शहर जहां हर दिन लगभग 200 लोग मरते हैं, जिसके बारे में सोचकर ही कार्नेज बहुत खुश हो रहा है। लेकिन एडी उसकी बातों से ऊब चुका है और वो उसे चुप रहने के लिए कहता है। कार्नेज को लग रहा है कि एडी टॉर्मेंट को चेस कर रहा है। कार्नेज एडी को टॉर्मेंट के बारे में बताना शुरू करता है, एक ऐसा विलन जिसके लिए किलिंग एक प्योर आर्ट है। वो एक एक करके अपने टारगेट से कनेक्टेड लोगों को मारता है और फाइनली अपने शिकार को तब जकड़ता है जब वो पूरी तरह से अकेला होता है और उसके रिश्तों के वेब से सारे धागे टूट चुके होते हैं। उसके किलिंग पैटर्न का लॉजिक सिर्फ उसे ही पता है, लेकिन वो एक स्पाइरल डांस जैसा लगता है जो टारगेट के आसपास घूमते हुए फाइनली अपने प्रे को निगल जाता है, जो सुनकर एडी को लगता है कि टॉर्मेंट को रोकने से काफी जानें बच सकती है। एडी एक घर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कार्नेज इस बात से हैरान है
कि वो टॉर्मेंट को सेंस नहीं कर पा रहा। एडी को उसके कपड़े बहुत गंदे लग रहे थे। कार्नेज हैरान था, भला एडी टॉर्मेंट को फेस करने से पहले कपड़ों की फिक्र क्यों करने लगा। लेकिन फिर भी एडी को दिखाने के लिए कि वो उसकी हर बात मानता है, वो अपने शेप शिफ्टिंग एबिलिटीज से उसके गंदे कपड़ों को एकदम टॉप नॉच पॉश कपड़ों में ट्रांसफॉर्म कर देता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी, एक सीरियल किलर के घर में घुसने के बजाय एडी डोर नॉक करता है। कार्नेज ये सब का सेंस बनाने की कोशिश कर रहा था कि तभी डोर खुलता है और हम देखते हैं कि सामने डिलन खड़ा है। एडी को देखकर डिलन बहुत ही ज्यादा शॉक था और सेम शॉक कार्नेज को भी लगा था। डिलन के चेहरे पर सिर्फ गुस्सा था। सालों का जमा हुआ दर्द सीधा आंखों में दिख रहा था। एडी कुछ कह पाता उससे पहले डिलन ने एडी को पंच किया। एडी पीछे हिल गया। डिलन नहीं चाहता था कि वो वहां रहे। एडी की मौजूदगी से डिलन बिल्कुल भी खुश नहीं था। कार्नेज को यह सब देखकर मजा आ रहा था। एडी बस डिलन से बात करना चाहता था, लेकिन पॉल उन दोनों के बीच में आ गया। एडी पॉल को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो डिलन से कुछ देर बात करने दे, और डिलन भी पॉल को अंदर जाने कहता है। कमरे का टेंशन धीरे धीरे और भारी होता जा रहा है। डिलन ये सुनकर बहुत खुश होता है कि एडी को उसकी जरूरत है। जब से एडी अपने किंग इन ब्लैक के जर्नी पर निकला था, तभी डिलन को ऐसा लगता था कि एडी ने उसे अबेंडन कर दिया है। लेकिन एडी ने अपने गैर मौजूदगी में भी डिलन की हिफाजत के लिए वेनम को डिलन के साथ छोड़ा था। और किंग इन ब्लैक इवेंट के बाद गवर्नमेंट सिम्बियोट्स को हंट कर रही थी, जिसमें डिलन, जो कि न्यू वेनम था, उसे ये सब का सामना अकेले करना पड़ा था। वेनम वॉर्स के दौरान वेनम डिलन से अलग हो चुका था, जिससे वो पूरी तरह से बिखर गया था। और फाइनली जब वो एमजे के साथ रहता था, तब भी उसे ये बात छुपाई गई कि वेनम उसके साथ ही है, क्योंकि एमजे उसकी न्यू होस्ट थी। ये चीज रिवील होने तक अक्सर वो वेनम को ढूंढने के लिए खतरनाक जगहों पर अकेले जा रहा था। और फाइनली आज जब उसके डैड उसे बताते हैं कि उन्हें डिलन की जरूरत है, तो ये उसके लिए ऐसा था मानो जिस चीज का वो काफी समय से इंतजार कर रहा था, वो खुद उसके पास चलकर आई है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। एडी वेनम को ढूंढने आया था। ये रियलाइजेशन डिलन को अंदर से तोड़ देती है। उसका गुस्सा डिसअपॉइंटमेंट में बदल जाता है। फिर मैरी जेन वॉटसन का नाम सामने आता है। कार्नेज के लिए आज का दिन बहुत ही एक्साइटिंग था। पहले तो एडी उसे स्पाइडरमैन के शहर में लाया, फिर उसने अपने बेटे का एड्रेस रिवील कर दिया, और अब वेनम, उसका दुश्मन, उसके और एक दुश्मन स्पाइडरमैन के सबसे करीबी इंसान से बॉन्डेड है। ये सब उसके लिए एक के बाद एक सरप्राइज था। और जब तक ये सब हो रहा था, टॉर्मेंट और 6 लोगों का शिकार कर चुका था। फ्रांस वेलिन, उसको एनाकोंडा निगल चुका था। अगला था मिस्टर फिट्स पैट्रिक, उसकी गाड़ी के ब्रेक्स खराब होने की वजह से एक्सीडेंट हो चुका है। फिर कोरानियलिस ब्रॉक, जो अपने ही डाइनिंग टेबल पर मृत पाया गया, क्योंकि उसके खाने में म्यूसेल्स था, जिससे उसे बहुत ज्यादा मात्रा में एलर्जी थी। अगला था कॉलोनल रैली, उसको किसी ने स्टैब कर लिया था। पैराशूट लेट होने की वजह से मिस्टर रैली के साथ बहुत बड़ा भयानक हादसा हो गया था। और सीन शिफ्ट होता है सेंट्रल पार्क में। मैरी जेन वॉटसन और फ्लैश थॉम्सन पार्क में टाइम स्पेंड कर रहे थे। फ्लैश एमजे और वेनम के कनेक्शन जानने के बाद उसके लिए चिंतित था और जानना चाहता था कि ये सच किस किस को पता है, क्योंकि ये सच सामने आने से सब कुछ बिखर सकता है। फ्लैश, डिलन, रॉबी, पॉल, मैडम मास्क और स्पाइडरमैन जानते हैं। पीटर पार्कर को जब ये सब पता चला, उसने एमजे के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। उसकी आंखों में जो था वो एमजे भूल नहीं पा रही थी। उसके आंखों में नफरत और इल्जाम था। उसे लग रहा था कि एमजे ने वेनम को चुना है। एमजे को वो दिन याद था जब जैकपॉट ब्रेसलेट कंट्रोल से बाहर चला गया था। उसका शरीर टूट रहा था, वेनम भी मर रहा था। दोनों ने एक दूसरे को बचाने के लिए बॉन्ड किया था, बस जिंदा रहने के लिए। पर पीटर को सिर्फ इतना दिखा कि एमजे ने वेनम को एक्सेप्ट कर लिया। वेनम को भी पीटर की वो नाराजगी याद थी।
फ्लैश के लिए पीटर का ये बर्ताव बहुत वियर्ड था। हाई स्कूल से पीटर उसका हीरो रहा है, वही इंसान जिसने उसे बेटर बनना सिखाया था, और अब उससे अपने दोस्त से ऐसे रूड बिहेव करता देखना उसके लिए बहुत मुश्किल था। फिर भी एमजे और फ्लैश जानते हैं पीटर अपनी प्रॉब्लम्स में फंसा होगा। हाल ही में वह कहीं उलझा सा रहता है। बात धीरे धीरे उन दोनों पर आ गई। एमजे और फ्लैश के बीच जो था उस रिलेशन का नाम किसी के पास नहीं था। दोनों थके हुए थे, दोनों टूट चुके थे। किसी नए रिश्ते का बोझ शायद सब कुछ और खराब कर देता, इसलिए उन्होंने उस बीच की जगह को एक नाम दिया, मे बी बॉक्स। यहाँ मार्वल बस यूं ही उनके रिलेशन के प्रोबेबिलिटीज को टीज कर रहा है। कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुई है अब तक, और फाइनली फ्लैश भी बोलता है कि वो एमजे के फ्रेंडशिप से काफी खुश है। अगर रिलेशनशिप से फ्रेंडशिप में कुछ भी फर्क पड़ने का चांस है तो वो उसके लिए इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है। फ्लैश और एमजे यूं ही ढेर सारी बातें करते हैं, तभी उनके बातों के बीच एमजे को कॉल आ जाता है। कॉलर आईडी देखते ही एमजे का चेहरा सख्त हो जाता है। कॉल पॉल का था, उसका एक्स, जो मजबूरी में अभी भी उसी के अपार्टमेंट में रह रहा है। दूसरी तरफ पॉल की सांसें तक हिल रही है। आवाज में घबराहट साफ थी। वो बिना वक्त गवाए एमजे से फौरन घर लौटने की विनती करता है। फिर वो असली बात बताता है। एडी ब्रॉक घर आया था। नाम सुनते ही एमजे के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन उसके अंदर का वेनम सिम्बियोट बिल्कुल उल्टा रिएक्ट करता है। एडी के जिंदा होने की खबर ही उसके लिए काफी थी, और अब वो खुद यहाँ था। सिम्बियोट एक्साइटमेंट से पागल हुआ जा रहा है। उसे बस एक ही अफसोस था, वो उस वक्त घर पर क्यों नहीं था। पर एमजे तुरंत सतर्क हो जाती है। उसका चेहरा सख्त पड़ जाता है। अब सिर्फ एक सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था, एडी वापस क्यों आया। घर में पॉल पूरी तरह टूट चुका था। एमजे के सवालों का उसके पास कोई सीधा जवाब नहीं था। वो बस इतना कह पाता है कि उसने एडी को डिलन से मिलने दिया, क्योंकि उसके हिसाब से एक बाप को उसके बेटे से मिलने से वो कैसे रोक सकता है। लेकिन पॉल भी इतना नादान नहीं था। वो एडी ब्रॉक का पास जानता था। उसका डर उसके आवाज में साफ महसूस हो रहा था। वो बस इतनी सफाई दे पाता है कि उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। एमजे के अंदर उस वक्त दो अलग आवाजें चल रही थी। वेनम सिम्बियोट बार बार कह रहा था कि एडी का लौटना अच्छी बात है, पर एमजे का अपना एक्सपीरियंस कुछ और कहता था। वो पॉल को चेतावनी देती है, एडी चाहे कितना भी बदल गया हो, वो हमेशा से खतरनाक था और खतरनाक ही रहेगा। उसे किसी बच्चे के साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। पॉल की नज़र डिलन के बंद कमरे के दरवाजे पर टिक जाती है। वो धीरे से बताता है कि एडी से मिलने के बाद डिलन ने खुद को कमरे में बंद कर दिया है। वो किसी से बात नहीं कर रहा, और उसके चेहरे पर पॉल ने एक अजीब सा गिल्ट देखा था, जैसे उन दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ हो जिसने डिलन को अंदर से तोड़ दिया हो। अब पॉल के पास सिर्फ एक ही गुजारिश थी, एमजे जल्दी घर आ जाए। एमजे एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करती। वो तुरंत फ्लैश से कांटेक्ट करती है और उसकी नई जिम्मेदारी के बारे में पूछती है। डॉक ऑक के फेल होने के बाद स्कार की कमांड फ्लैश के हाथ में है। फ्लैश उसे कहता है कि अगर बात इतनी अर्जेंट है तो कोई नहीं देख रहा, वो वेनम बनकर जा सकती है। बस इतना सुनना था कि सिम्बियोट तुरंत बाहर आ जाता है। लेकिन जाने से पहले वेनम फ्लैश से एक अजीब रिक्वेस्ट करता है। वो चाहता है कि फ्लैश एमजे को समझाए एडी का वापस आना बुरा नहीं है, अच्छी खबर है। फ्लैश खुद कंफ्यूज था। शायद एमजे सही थी, शायद वेनम। पर सिम्बियोट को कोई शक नहीं था। वो खुशी से झूमता हुआ अंधेरी रात में स्विंग करता जा रहा था। उसका पुराना साथी एडी ब्रॉक वापस आ गया था, जिंदा, ठीक, और कांटेक्ट करना चाहता था।
वेनम को समझ ही नहीं आ रहा था इसमें बुरा क्या हो सकता है। वहीं दूसरी ओर शहर में डेथ काउंट्स अभी भी बढ़ रहे हैं। क्रिस्टीन पार्कर को हिट एंड रन केस में दुनिया से बाहर भेज दिया है। एक हॉलीवुड एक्टर पर रेड कारपेट के बीच ही ब्रूटल अटैक हुआ है। रोनाल्ड ब्रॉक डेड पाया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके फ्यूनरल में जा रही बस का भी एक्सप्लोजन हो गया है। माइक जूनियर, जो अपने फील्ड का एक्सपर्ट माना जाता था, अननोन सर्कमस्टेंसेस में एक्सीडेंट का शिकार हो चुका है। माइकल ब्रॉक मौत के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था, लेकिन उसका यंगर ब्रदर ने उसकी जान बचा ली। लेकिन उसकी वाइफ मैक्सिन उस पर कमेंट करने वहां थी ही नहीं। वही पैरेलल में शहर की एक ऊंची छत पर कार्नेज खड़ा है। हवा तेज चल रही है, पर असली जंग बाहर नहीं, एडी ब्रॉक के दिमाग के अंदर चल रही है। एडी पूरी ताकत से कार्नेज की भूख, उसके पागलपन को दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कार्नेज भी धीरे धीरे उसके अंदर जहर घोले जा रहा है। वो एडी के कान में मीठी बातें फुसफुसाता रहता है, उसे मैनिपुलेट करता है, उसे तोड़ने की कोशिश करता है। वो कहता है, इस भूख से लड़ना बंद करो, कंट्रोल का सपना छोड़ दो, अपना असली सच मान लो। और फिर वो एडी के दिमाग में एक और जहर उतारता है। क्रिमिनल्स का खून करना गलत नहीं है, जरूरी है। कार्नेज सच और झूठ को इतने खूबसूरती से मिलाता है कि दोनों के बीच की लाइन ही गायब होने लगती है। एडी पहले ही टूट चुका है। डिलन से मिलने का बोझ, शहर में बिखर रही लाशें और अंदर से खाता हुआ गिल्ट, सब कुछ मिलकर उसे धीरे धीरे अंधेरे में ढकेल रहे हैं। वो थक कर कमरे में लौटता है और सीधे बिस्तर पर गिर पड़ता है। तब कार्नेज एक दोस्त बनने का नाटक करता है। वो एडी को आराम करने को कहता है, सोने को कहता है, झूठा वादा करता है कि सुबह सब कुछ साफ दिखने लगेगा। हार मान चुका एडी आखिर आंखें बंद कर लेता है। उसकी सांसें धीमी पड़ने लगती है, पर कार्नेज वो नहीं सोता। मॉन्स्टर अभी भी जाग रहा है। धीरे से कार्नेज एडी के पीठ से बाहर निकलता है, काली लाल लहरों की तरह बिस्तर पर सरकता हुआ उसके फोन तक पहुंचता है। वो फोन उठाता है और सोते हुए एडी के चेहरे के सामने लाता है। फेस आईडी एक्सेप्टेड। फोन अनलॉक हो जाता है। स्क्रीन पर एक ऐप खुलती है, वॉइड चैट। 2 लोग ऑनलाइन हैं, रेडमैन और टॉर्मेंट। और यही सारे राज खुलने लगते हैं। टॉर्मेंट अब तक जो भी मर्डर्स कर रहा था, हर टारगेट, हर शिकार, सब कार्नेज के दिखाए हुए रास्ते पर थे। शायद कार्नेज उसे गाइड कर रहा है, शायद यूज कर रहा है, शायद कार्नेज एडी से बोर हो चुका है। उसे टॉर्मेंट के अंदर अपना अगला परफेक्ट होस्ट दिख रहा है। कार्नेज शांत तरीके से टाइप करता है, नया शिकार मिल गया है। एक और नाम जो एडी ब्रॉक और पीटर पार्कर दोनों से जुड़ा हुआ है। एक और रिश्ता, उस टूट चुकी फैमिली का हिस्सा। और इसी के साथ वो स्पाइरल और गहरा होता चला जाता है। सीन कट होता है और फिर मैक्सिन ब्रॉक, माइकल की वाइफ, उसे भी टॉर्मेंट ने मार दिया है। और तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आती है। लाल दीवार के सामने टॉर्मेंट खड़ा है, उसके शरीर पर घूमते स्पाइरल के निशान, हाथ में फोन और दीवार भर तस्वीरें। एडी, पीटर, पॉल, डिलन, फ्लैश, सब एक दूसरे से लाल धागों में जुड़े हुए हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा जाल बुन रहा हो। एक उलझी हुई गांठ जो हर पल और टाइट होती जा रही है। तब टॉर्मेंट की नजर चैट पर आए नए टारगेट की तस्वीर पर रुकती है। मैरी जेन वॉटसन, वो नाम जो पीटर और एडी दोनों की जिंदगी से जुड़ा है, सबसे गहरा रिश्ता। फोन स्क्रीन पर एमजे का चेहरा चमक रहा है और पहली बार टॉर्मेंट की आंखों में कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ क्लैरिटी दिखाई देती है। अब वो अपने अगले शिकार के लिए तैयार है। एक सीरियल किलर, टूटे हुए माइंड्स,
और बहुत सारे लाइफ के हर इम्पोर्टेंट इंसान पर मंडराते हुए डेंजर। एडी, एमजे, फ्लैश, कोई भी सेफ नहीं है। और नेक्स्ट इशू में टॉर्मेंट उन सबको साइकोलॉजिकली डिस्ट्रॉय करने वाला है। तो आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए मूवीज एक्सप्लेन। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।